नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगले तास में शेखर का बचपन एकम के अंदर हमने देखा था कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया उसी वक्त शेखर सदेह इसके अंदर शामिल नहीं हो सके, लेकिन घर बैठे बैठे शेखर ने गांधी जी से सपोर्ट किया था। असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग न दे, इसलिए शेखर ने बचपन से ही विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था। घर में से परिवार के सभी विदेशी कपड़े जला दिए थे। इतना नहीं, बचपन से वह इंग्लिश बोलना जानता था, लेकिन आंदोलन के कारण उसने अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार किया और हमारी जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है वह हिंदी पढ़ना आरंभ किया था। धीरे धीरे वह हिंदी बोलने लगा था। अपनी बोलचाल की भाषा में से जितना हो सके अंग्रेजी शब्द निकालता था और हिंदी को ही अपनी मातृभाषा समझकर वह हिंदी सीखने लगा था। अब उसने हिंदी सीख तो ली, लेकिन गांधी जी को प्रमाणित करने के लिए कि मुझे अब हिंदी आती है, अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार किया है, मैं भी आपके आंदोलन के समर्थक हूँ, यही साबित करने के लिए हिंदी को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त करने का और कोई साधन उसके पास प्राप्त नहीं था। अब हिंदी को प्रमाणित करने के लिए और गांधी जी के सामने उसे व्यक्त करने के लिए शेखर के पास कोई चारा नहीं था, कोई उपाय नहीं था कि वे कैसे व्यक्त करें कि मैंने अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार किया है और हिंदी को अपनाया है, स्वदेशी को अपनाया है। उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। तो शेखर ने सोचा कि कोई ऐसा काम करे जिसके कारण मैं गांधी जी को व्यक्त कर सकूं कि भाई मैं हिंदी का समर्थक हूँ, विदेशी भाषा का बहिष्कार किया है। इसलिए शेखर ने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे एक मात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी। शेखर ने बचपन में एक खेल देखा था और एक खेल उसके नज़र के सामने प्रत्यक्ष था। किस प्रकार से खेला जाता था, कैसे अभिव्यक्त किया जाता था, ये सारी बाबत उसके मानस पाटल पर तरोताजा थी। इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई और इसके कारण शेखर को नाटक लिखने में कोई कठिनाई हुई नहीं। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना तो ज्यों की ही त्यों हथियाली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। अब उसे प्रस्तावना मिल गई थी। अरे प्रस्तावना तो उसने ज्यों की त्यों हथियाली, मतलब जैसी थी वैसी की वैसी उसने यह नाटक में लिख डाली। इसलिए प्रस्तावना बनाने में शेखर को कठिनाई कोई पड़ी नहीं। थोड़े उसके पात्र हैं या केवल कुछ मामूली काट छांट करना पड़ा और फिर उसने नाटक लिखना आरंभ किया। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न।
और नाटक का नाम रखा गया स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट सपना। हमारा भारत का एक विराट सपना है ना। विराट सपना क्या है कि भारत का लोकतंत्र या स्वाधीन भारत का लोकतंत्र, हमारा देश आज़ाद हो जाए और आज़ाद होने के बाद हमारा देश कैसा होना चाहिए, उसका लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, यह एक नाटक उसने लिखना आरंभ कर दिया, जिसके राष्ट्रपति गांधी हैं और जिसका मुख्य पात्र राष्ट्रपति कौन है? महात्मा गांधी। और सिद्धि के लिए साधन राष्ट्रपति महात्मा गांधी। और इसके अंदर जो सिद्धि के लिए, सफलता के लिए जो साधन बताए गए हैं, वे साधन कौन कौन से थे? तो अनवरत कताई। अनवरत कताई मतलब निरंतर कांतना, रुई में से कांत कर सूत बनाना, धागा बनाना। और दूसरा है बुनाई। बुनाई मतलब वणु, कपड़ा ने जे वणवामां आवे छे ने एने बुनाई कहे छे। कताई और बुनाई, कांतवू और वणवू। विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग। जो विदेशी माल सामान है वह विदेशी माल सामान और विदेशी जो लोग हैं उन सभी का परित्याग। और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। जब प्रत्येक समय पर कोई हमें एक थप्पड़ मारे तो हम सामने थप्पड़ ना मारे, हम उसको सहे, हमारा दूसरा गाल उसके सामने रखे, क्योंकि ये तो असहयोग आंदोलन है, इसके अंदर हम हिंसा कर सकते नहीं। मौन बन के सारी मुश्किलें, कठिनाइयों का सामना करना पड़े, इसलिए कोई हमें एक गाल तमाचा मारे तो हम दूसरा गाल उसके आगे धरे। ये तीन सिद्धियां, कताई बुनाई, एक गाल पर थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे धरना, और विदेशी माल सामान और लोगों का बहिष्कार। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया। हरिश्चंद्र का जो नाटक था, हरिश्चंद्र का जो फिल्म था, वह एक समय पहले नंबर पर चल रहा था। लेकिन जैसे ही स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट सपना, यह नाटक जब शेखर ने बनाया और वह पर्दे पर प्रतिष्ठित हुआ, तब हरिश्चंद्र नाटक को पीछे धकेलकर यह नाटक सबसे पहले नंबर पर आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिमा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। देखिए, एक शब्द है स्थूल। स्थूल मतलब मोटा, बड़ा। स्थूल काय, बड़ी काया वाला। देखिए आगे, नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देशी शाही में उसकी प्रतिलिपि तैयार की। स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट सपना, यह नाटक लिखकर पूर्ण हो गया। अब शेखर ने अपनी देशी शाही से सुंदर अक्षरों से यह नाटक की प्रतिलिपि तैयार की। प्रतिलिपि मतलब दूसरी कॉपी, और उसे अपने पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। और वह प्रतिलिपि उसने अपने पुस्तकों के बीच में, पन्नों के बीच में छिपा कर रखने लगा। देखिए क्यों? पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी। क्योंकि पहले की कई रचनाएं ऐसी हैं कि जिसने सरस्वती ने, शेखर ने लिखी हो और दूसरे किसी ने वह पढ़ी हो और पढ़कर वह अपने नाम पर कर दे। इसलिए इस बार भी शेखर को विश्वास ऐसा हुआ कि शायद यह नाटक मैं किसी को बताऊंगा और मेरे पहले यह नाटक अगर पर्दे पर आ गया तो मेहनत मेरी, सफलता दूसरों की।
इसलिए ये नाटक उसने किसी को बताया नहीं। और हर समय जब जहाँ वह जाता उसे मन में एक ध्वनि गुंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर। और जहाँ भी जाए उसके मन में एक ही बात गूंजे कि मैं एक नाट्यकार हूँ, मैंने स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न नाटक लिखा है और ये नाटक के कर्ता मैं चंद्रशेखर आज़ाद, मैं चंद्रशेखर आज़ाद, मैं शेखर। और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। और ये भी मन में सोचता कि इस नाटक लिखने में मैंने किसी की सहायता नहीं ली, किसी से मदद नहीं मांगी, सिर्फ मैंने अकेले स्वतंत्र अपने किसी की सहायता बिना यह नाटक लिखा है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने निर्माण किया। शेखर के पिता एक दिन दौरे पर जा रहे थे। देखें, शेखर के पिता एक दिन दौरे पर जा रहे थे, कहीं प्रवास के लिए जा रहे थे, कहीं मुसाफिरी के लिए जा रहे थे और शेखर साथ था। और उस वक्त शेखर भी अपने पिता के साथ थे। देखिए क्या हुआ, बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। अब गाड़ी आने में देर थी, इसलिए हर स्टेशन पर ऐसे वेटिंग रूम होते हैं जहां बैठकर हम गाड़ी का इंतजार कर सकते हैं। जब गाड़ी आने की देरी होती है तो हम वेटिंग रूम में बैठकर आराम फरमा सकते हैं और गाड़ी की इंतजार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार वेटिंग रूम में बैठे और थोड़ी देर बाद शेखर और अपने पिता दोनों बाहर टहलने के लिए, घूमने के लिए निकले। आगे शेखर और पीछे पीछे उसके पिता। इसी प्रकार दोनों रेलवे स्टेशन पर बाहर टहलने के लिए निकले। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुक्त होकर अंग्रेजी में बोला। पास से एक लड़का, छोटा सा लड़का शेखर के पास आया और उन्मुख होकर उसके सन्मुख जाकर सिर उठाकर बड़ी डींग हाँकता हूं, उसी प्रकार छटा से उसने शेखर से अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने वही लड़के को नख सीख देखा, नख से सीखा तक चोटी तक, मतलब पूरे पूरा देखना। शेखर ने वह लड़के को पूरे पूरा देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। लड़का सूट बूट में और सिर पर अंग्रेजी हेड टोपी पहनी थी, छटा से चलता था, उसकी भाषा में अहंकार था। शायद उसके पर अंग्रेजी का भूत सवार हो गया हो। उसी प्रकार यह लड़का अहंकार से बातें करने लगा शेखर से। शायद वह अपने अंग्रेजी का ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शायद वह शेखर को बताना चाहता था कि मैं इतना छोटा हूँ फिर भी कैसे अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अपने अंग्रेजी का अभिमान वे शेखर के सामने व्यक्त करना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। शेखर को यह प्रश्न बुरा लगा और अपमानजनक लगा, क्योंकि लड़के ने अंग्रेजी भाषा में प्रश्न पूछा था और शेखर ने अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार किया है। इसलिए वह जानते हुए भी लड़के को जवाब देने के लिए असमर्थ थे। उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते हुए वह झिझकता, और इसलिए भी कि उसके पीछे पीछे उसके पिताजी चल रहे थे और पिताजी की हाजिरी में वह प्रश्न देना चाहता नहीं था। वह पिताजी की हाजिरी से झिझकता था। और दूसरा कि अंग्रेजी भाषा का उसने बहिष्कार किया था, इसलिए लड़के का प्रश्न का उसने जवाब दिया नहीं।
उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। जब शेखर ने जवाब नहीं दिया तो लड़के ने सोचा कि ये भाई मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए समर्थ नहीं है। शायद लगता है उस भाई को अंग्रेजी भाषा जानते नहीं, उस भाई को अंग्रेजी भाषा आती लगती नहीं। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। वास्तव में तो यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता नहीं, सिर्फ टूटी फूटी अंग्रेजी जानता है। 2-3 शब्द उसने मानो कि तैयार कर दिए हो और किसी भी व्यक्ति के सामने वह शब्द व्यक्त करते हो, उसी प्रकार उसने यह 2-3 शब्द तैयार करके यह शेखर के सामने उपस्थित हुआ हो। उसने तनिक रोब से कहा, माई नेम इज डू यू गो टू स्कूल। देखे क्या बोलता है कि माई नेम इज डू यू गो टू स्कूल। कहाँ भी बंद बेचता नहीं, कहाँ भी मेल नहीं खाता अंग्रेजी भाषा का। इसलिए शायद वह लड़का कोई रटी रटाई अंग्रेजी भाषा बोल रहा हो या स्कूल में से कोई रटने के लिए दिया गया हो। उसी प्रकार यह लड़का बोल उठा, मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो। देखिए एक और मेरा नाम बोलता है और फिर प्रश्न करता है कि तुम स्कूल में पढ़ते हो। वाक्य रचना ठीक नहीं है। शेखर के पिता वहां न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, कुछ उत्तर अवश्य देता। शायद उसके पिताजी वहीं ना होते तो शेखर इसका उत्तर अवश्य देता, चाहे वह अंग्रेजी भाषा में उत्तर ना दे, लेकिन हिंदी भाषा में भी वह उत्तर अवश्य देता। लेकिन पिताजी होने के कारण उसने उत्तर दिया नहीं। उसके मन में यह संदेह उठा भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है, और शेखर के मन में यह प्रश्न भी उठ रहा था कि मानो न मानो लेकिन यह लड़का कोई पाठ दोहरा रहा है। स्कूल में से कोई पाठ तैयार करने के लिए दिया गया हो, रटने के लिए दिया गया हो, उसी प्रकार वह पाठ दोहरा रहा था। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उसने द्रुणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। यह लड़का अंग्रेजी कोई नहीं जानता था, लेकिन वह अंग्रेजी भाषा में बोला, इसलिए लड़का छोटा था फिर भी शेखर ने उसकी ओर नफरत की दृष्टि से देखा, द्रुणा की दृष्टि से देखा और कोई उत्तर दिया नहीं। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है। पिता को भी अपने लड़के पर क्रोध आया, क्योंकि वह लड़के को जताना चाहता था कि मेरा लड़का या मेरा बेटा कोई बुद्धू नहीं, मेरा बेटा भी अंग्रेजी जानता। कौन? शेखर के पिताजी के मन में ऐसा विचार आया, इसलिए वह लड़के को जरा टकोर करते हैं, जवाब क्यों नहीं देते। वह बेटे से कहते हैं कि जवाब क्यों नहीं देते, क्या आपके मुख में जबान नहीं है, क्या जीभ नहीं है, जवाब क्यों नहीं देते। शेखर और भी चिढ़ गया, क्योंकि एक तो इसका प्रश्न का अर्थ जानता है लेकिन अंग्रेजी भाषा में बोलना चाहता नहीं, और अंग्रेजी भाषा का वह बहिष्कार किया है, फिर भी उसे पिताजी अंग्रेजी भाषा में बोलने के लिए बाध्य करते हैं। इसलिए शेखर और भी चिढ़ गया और चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। मुस्कुराना भाववाचक होता है मुस्कुराहट। लड़का अपनी जीत हुई ऐसा समझकर हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ वहीं से आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। अब पिता ने शेखर को अपने पास बुलाया कि इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया। अब शेखर और उसके पिताजी दोनों वेटिंग रूम में वापस गए तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया। मुंह टूट गया था। पिताजी ने शेखर का कान पकड़ा और पूछा कि तूने जवाब क्यों नहीं दिया। छोटे से लड़के ने छोटा सा तो जवाब प्रश्न पूछा था और तूने जवाब क्यों ना दिया। इसी प्रकार उसके कान खींचे और बोले कि क्या तेरा मुंह टूट गया था। अभी बहस आगे होने वाली थी, शायद मार भी पड़ती, लेकिन इतने में गाड़ी आ गई। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने से गुस्ताखी से बच गया और गाड़ी आने के कारण आगे बातचीत हुई
नहीं। शायद पिताजी की मार से भी बच गया और प्रश्न का उत्तर देने से भी वह बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू हैं। दूसरे दिन घर गए, उसी वक्त पिता ने शेखर की माँ से कहा कि अपने लड़के बुद्धू हैं, एक छोटे से लड़के का प्रश्न का उत्तर भी दे सकते नहीं, किसी के सामने तो बोल नहीं सकता। शेखर ने सुन लिया, वे बुद्धू हैं, ऐसे छोटे से लड़के के सामने भी वे बोल सकता नहीं। और ये बात एक कोने में खड़े खड़े शेखर ने सुन ली। कहने का मतलब कि यहाँ शेखर ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को सदेह नहीं लेकिन मनोमन उसने सपोर्ट किया था। उसने विदेशी भाषा का संपूर्ण बहिष्कार किया था, विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार किया था और विदेशी लोगों से भी वह घृणा करने लग गया था। तो मित्रों, क्रांतिकारी शेखर का बचपन ये एकम हम यहाँ समाप्त करते हैं। इसके पीछे जो स्वाध्याय दिया है वह स्वाध्याय का सही उत्तर सभी विद्यार्थी अब अपनी नोटबुक में अच्छे अक्षरों से लिख दें। अस्तु।